हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे ताकि आने वाले चैप्टर्स को हम इजीली समझ सकें। यानी इतिहास को अगर हमें जानना है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो कि किताब का नाम है, तो यदि हमें भारतीय इतिहास को समझना है या विश्व के स्तर के इतिहास को समझना है, तो हमेशा इतिहास को समझने के लिए हमें उसको कालखंडों में बांटकर समझना जरूरी है। इसलिए इतिहासकारों ने इतिहास को मुख्यतः कालखंडों में विभाजित किया या कालखंडों में बांटा, ताकि हम हर एक कालखंड को सिस्टमैटिक तरीके से समझ सकें। तो देखिए, आपके हिस्ट्री की जो 3 किताबें हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें हम पहले भाग में जो पढ़ेंगे वो हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ेंगे, दूसरे भाग में जो हम पढ़ेंगे वो मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे, और तीसरे भाग में हम जो पढ़ेंगे वो आधुनिक काल का इतिहास पढ़ेंगे। यानी अगर हम बात करें तो इतिहासकारों ने इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हमें पहले भाग में जो पढ़ना है वो प्राचीन काल का इतिहास पढ़ना है। किसका इतिहास पढ़ना है? प्राचीन काल का इतिहास। उसके बाद हमें मध्यकाल का इतिहास दूसरे भाग में पढ़ना है और आधुनिक काल का इतिहास तीसरे भाग में पढ़ना है। और ये तीनों ही काल का जो इतिहास है वो भारतीय संदर्भ में होगा, ना कि विश्व संदर्भ में होगा। जबकि हमने 11th क्लास में जो पढ़ा था वो विश्व स्तर का था। तो देखते हैं, प्राचीन काल का जो भारतीय इतिहास है उसको समझेंगे। और इतिहासकारों ने मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया इतिहास को। लेकिन अब हमें कुछ और चीजें समझनी है कि इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या होता है। यानी कोई इतिहासकार जब किसी ऐतिहासिक तथ्य पे क्या करता है, अध्ययन करता है, तो वो कौन से स्रोत इस्तेमाल करता है। तो जब भी कोई इतिहासकार किसी ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में पता लगाने का प्रयास करता है, तो हमेशा वो दो तथ्यों का सहारा लेता है, दो स्रोतों का सहारा लेता है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत क्या है? वो सारी चीजें जो लिखी हुई हैं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, तो हमें भारत का इतिहास कैसे पता चलता है? हमें भारत के इतिहास के बारे में हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं। जैसे ईंटें मन की अस्थियां चैप्टर का नाम है, ईंटें मन की अस्थियां मिला, तो वो पुरातात्विक स्रोत हो गए। पुरातात्व मीन्स पुराने तत्व। पुरातात्विक स्रोत आभूषण, कोई भवन है उसका अवशेष, ये सब पुरातात्विक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोत कौन से स्रोत हैं? जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि रामायण महाभारत से भी हमें क्या पता चलता है? अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म की किताबें हैं, उनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। तो धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, जो चीजें हैं उससे हमें भारतीय इतिहास को समझना में जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने इन्हीं स्रोतों का यूज किया। देशज, विदेशज साहित्य, इन साहित्यों से भी हमें भारतीय इतिहास को समझने में एक तरह से एक नई दिशा मिली, या इन तथ्यों से समझा जाता है। ठीक है? तो आम तौर पर इतिहासकार कौन से स्रोतों का यूज करते हैं, कौन से स्रोतों का प्रयोग करते हैं इतिहास को जानने के लिए? तो दो स्रोत। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर जो है, देखिए इसको भी समझ लीजिए आप थोड़ा सा। हमारा जो चैप्टर है वो ईंटें मन की अस्थियां है, जो चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी सभ्यता जो आज से हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के में विद्यमान रही या प्रचलित रही। और इस सभ्यता में भारतीय जो उपमहाद्वीप था वो काफी समृद्ध रहा। इस सभ्यता के लोग काफी जो थे तकनीकी क्षेत्र में आगे थे, समृद्ध थे, और काफी शिक्षित भी थे। तो इस सभ्यता को हमें समझना है। और इस सभ्यता के बाद जब इस सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद वैदिक काल आता है, तो वैदिक काल को समझना है। होता ये है कि हम पहले जानते थे कि वैदिक काल ही भारतीय इतिहास का सबसे पुराना कालखंड है, बट ऐसा नहीं है। वैदिक काल से भी पहले जो चलन में रहा वो कौन सा सभ्यता, कौन सा काल रहा? हड़प्पा काल रहा। तो हड़प्पा काल, वैदिक काल है आपके सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं, ईंटें मन के अस्थियां। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। ईंटें मन के अस्थियां, जिसका कालखंड बताया जाता है
2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इतिहासकारों ने कुछ इतिहासकारों ने 2600 से 1900 ईसा पूर्व में भी इसके कालखंड में एक तरह से मतभेद है। कहीं पे हमें 2600 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, तो कहीं पे हमें 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। तो हम इसका एक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं अभी। तो ईंटें, मनके और अस्थियां, ये जो चैप्टर है वो हड़प्पा सभ्यता को इंडिकेट करता है, दर्शाता है एक ऐसी सभ्यता जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैली थी। और इस हड़प्पा सभ्यता के कुछ और नाम हैं, जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इस उपमहाद्वीप में जो रहने वाले लोग थे, जो हड़प्पा वासी थे, वो कांसे का यूज करते थे। कांसा क्या होता है? तांबा और टीन को मिलाकर जो धातु तैयार होती है उसे हम कांसा कहते हैं। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस नदी का विशेष महत्व है। सभ्यता इस नदी के आसपास भी विकसित हुई। इसके कई स्थल इस नदी के आसपास हैं। आगे देखते हैं। अब जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, यानी विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता, जिस तरह से चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसी तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों साल पहले एक सभ्यता चलन में रही, प्रचलित रही। लेकिन उस सभ्यता के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी कब मिली? 1924 में, जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ? इस सभ्यता की खोज हुई। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज हुई। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो भारतीय पुरातात्विक विद थे, वो दो थे, एक राखलदास बनर्जी और एक दयाराम साहनी। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि इस सभ्यता है क्या और इसकी खोज कब हुई, इसका पता कैसे चला हमें, कौन कौन से साक्ष्य हैं जो इस सभ्यता की ओर इशारा करते हैं, क्या चीजें यहाँ से मिली। हड़प्पा वासियों के बारे में जानना है कि हड़प्पा वासी कैसे थे, उनका आर्थिक पहलू क्या था, उनका धार्मिक पहलू क्या था, सभी पहलुओं को हम थोड़ा-थोड़ा समझेंगे। क्लियर है बात? तो दयाराम साहनी कौन थे? जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। और राखलदास बनर्जी कौन थे? जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। एक की खोज 1921 में हुई और एक की 22 में। यानी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई और हड़प्पा की खोज 1921 में। तो हड़प्पा की खोज पहले हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और ये दोनों सभ्यता की, ये जो दोनों शहर हैं और अनेक बस्तियां रहीं, उन सब बस्तियों की जब प्रॉपर खोज हो जाती है तो ये प्रॉपर पता चल जाता है कि एक हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित रही। और इसकी प्रॉपर जानकारी कब मिलती है? 1924 में, जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह डिक्लेयर किया गया कि आज से हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक सभ्यता विद्यमान रही। लेकिन इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा बस्तियों के ऊपर काम करने के लिए एक और आर्कियोलॉजिस्ट या भारतीय पुरातात्विक जनरल नियुक्त किया गया था। उनका नाम कनिंघम था। तो कनिंघम के योगदान को भी हम पढ़ेंगे आगे। तो हमें पढ़ना क्या है चैप्टर में? तो हड़प्पा स्थल, कुछ नगर रहे, कुछ बस्तियां रही। अब नगरों में हमें दो नगर सबसे इंपॉर्टेंट लगे, सबसे महत्वपूर्ण लगे, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या विशेषताएं रही और इन दोनों का ही क्यों ज्यादा जिक्र होता है? हालांकि आज के समय में ये दोनों ही स्थल भारतीय उपमहाद्वीप का भारत का हिस्सा नहीं है, आज ये दोनों ही पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, ये सब क्या हैं? हड़प्पाई स्थल रहे। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में ये सभ्यता चलन में रही। और बनावली, चनुंदड़ो, इनके अलग-अलग नाम रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम हड़प्पा सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता, विश्व की पुरानी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों साल पहले प्रचलन में रही। और इस सभ्यता से जुड़े हुए लोगों के क्या काम रहे उसको जानेंगे। और इस सभ्यता से जुड़े हुए जो दूसरे स्थल रहे, यानी इसके जो दूसरे स्थल हैं वो अफगानिस्तान तक मिले हैं। ठीक है? तो इसके स्थलों के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन से स्थल की क्या विशेषता रही। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो भारत के अलग-अलग राज्य हैं और हर राज्य की अपनी विशेषता है। वैसे हड़प्पा जो स्थल रहे उनकी अपनी विशेषता थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में अलग अपनी विशेषता थी, धौलावीरा की अपनी विशेषता थी। मीन्स अलग-अलग काम यहाँ पर होते रहे। तो चनुंदड़ो, मोहनजोदड़ो
लोथल, धौलावीरा ये सब हड़प्पाई स्थल रहे, नागेश्वर कई स्थल रहे, तो उनको हमें पढ़ना है। तो अब बात करते हैं हड़प्पा वासियों के हड़प्पा वासियों के हर एक पहलू के बारे में, कौन-कौन से पहलू उनके हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो देखिए हम उनके आर्थिक पहलू को समझेंगे कि जो हड़प्पा वासी थे, आज से हज़ारों साल पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता विद्यमान रही, दुनिया की पुरानी सभ्यता विद्यमान रही, जिनको हम जो हड़प्पा स्थल थे, हड़प्पा स्थलों पे रहने वाले जो लोग थे, उनको हड़प्पा वासी कहा गया। तो ये जो हड़प्पा वासी थे, उनके आर्थिक पहलू, उनके सामाजिक, उनके धार्मिक, शैक्षणिक हर एक पहलू को हमें समझना है, ठीक है? तो आर्थिक पहलू क्या था? हड़प्पा वासियों का आर्थिक पहलू, वो लोग कृषि भी करते थे, उद्योग भी, व्यापार भी और पशुपालन भी, ठीक है? कैसे? उसके साक्ष्य मिले हैं, उसके सबूत मिले हैं इतिहासकारों को। क्योंकि हम देखते हैं कि कई स्थलों पर, कई हड़प्पाई स्थलों पर क्या मिले? अनाज के दाने मिले। इससे पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे? वो लोग कृषि करते थे, उद्योग के भी साक्ष्य मिले, व्यापार के भी। व्यापार की बात करें तो जो मोहरें रही, जो मोहरें मिली उन मोहरों पर नाव के चित्र बने थे। इससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि ये जो व्यापार है, ये लोग व्यापार भी करते थे। पशुपालन, कई प्रकार के पशुओं को पालते थे। जैसे कैसे पता चला? अस्थियाँ मिली उनकी, ठीक है? भेड़, बकरी, वराह ये सब पालतू पशु थे। भैंस, ये सब पालतू थे, इनका मांस खाते थे। तो पशुपालन भी होता था वहाँ पे। सामाजिक दृष्टि से बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जिस समय विद्यमान रही, यानी हड़प्पाई समाज जो था वो कैसा था? उस समाज में धनी भी थे, निर्धन भी थे। कैसे हमें पता चला? इतिहासकारों ने देखा कि भई यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिला, जो संरचना मिली, वो 2 हिस्सों में बटी थी। कौन से 2 हिस्से थे? एक दुर्ग और एक निचला शहर, जिसको हम मोहनजोदड़ो में पढ़ेंगे। तो इससे पता चला। प्लस में हमें एक और चीज़ धनी और निर्धन का संकेत देती है। वो क्या चीज़? कब्रें। कब्रों से, कुछ कब्रों में बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएँ मिली, विलासिता वाली वस्तुएँ मिली और कुछ कब्रों में सिर्फ़ एक साधारण वस्तुएँ मिली। तो इससे भी पता चलता है कि हड़प्पाई समाज जो था वो धनी भी था उस समाज में और निर्धन भी थे। धार्मिक पहलू की बात करें तो मोहरें इसका सबसे बड़ा, मोहरें जो हैं, वो सबसे ज़्यादा जानकारी देती हैं हमें इनके धार्मिक पहलू की। किनके धार्मिक पहलू के? हड़प्पा वासियों के धार्मिक पहलू के। उन लोगों के बारे में जो आज से हज़ारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में थे और ये सभ्यता प्रचलित रही। तो धार्मिक पहलू जो है, मोहरों ने बहुत विशेष जानकारी दी। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि जो मोहरें मिली, उसमें किसी स्त्री का चित्र है। किसी स्त्री का चित्र है। इससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि ये स्त्री कोई और नहीं, ये वहाँ की मातृ देवी रही होंगी या पृथ्वी माँ रही होंगी। और भी मोहरे पर कुछ चित्र मिले, जैसे सूर्य उपासना का पता चलता है। कुछ मोहरों पर एक ऐसा सर्कल बना था, गोला बना था, जिसके चारों तरफ से किरणें निकल रही थी। इससे पता चला कि वो लोग सूर्य की उपासना करते थे। अग्निदेव के भी चित्र मिले, अग्नि की भी चित्र मिले। इस तरह से हम उनके धार्मिक पहलुओं को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हड़प्पावासी क्या करते थे, उनके धार्मिक पहलू। शैक्षणिक पहलू, क्या वो लोग शिक्षित थे या नहीं थे? तो इसे हमें पढ़ना है। लिपि, हम देखते हैं कि लिपि, हड़प्पाई लिपि जो रही वो एक रहस्यमयी लिपि है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जिसमें 375 से 400 तक क्या है, उसमें चिन्ह है। अक्षरता इससे इनकी पता चलती है। चित्रमय, और चित्रमयी लिपि भी थी। कुछ आमतौर पर इसमें जानवरों के चित्र भी देखे गए। तो इसकी जो लिपि रही वो रहस्यमयी लिपि थी। यानी इनके शैक्षणिक पहलुओं की बात करेंगे। फिर हम इसके संस्कृति, जल निकासी प्रणाली, सबसे बढ़िया जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशेष व्यवस्था थी या सबसे विशेष चीज़ थी, वो क्या थी? यहाँ की जल निकासी प्रणाली। हड़प्पाई शहरों में क्या था? जल निकासी व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जल को क्या किया जाता था? निकाला जाता था, निकासी की व्यवस्था थी। यानी यहाँ पे जल भराव नहीं होता था। जैसे मेसोपोटामिया में जल भराव हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जल भराव नहीं होता था। हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया दुनिया के पुराना शहर सबसे। तो यहाँ विशेषता क्या है कि जल निकासी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया रही। कहाँ पे?
हड़प्पाई शहरों में इनके खान-पान के बारे में पता चलता है कि वो लोग क्या खाते थे। देखिए, वो लोग शाकाहारी भी थे ये लोग और मांसाहारी भी थे, क्योंकि अनाज के दाने मिले, इससे इनके खान-पान के बारे में पता चलता है। कुछ अस्थियाँ मिली, जिससे पता चलता है कि ये मांसाहारी भी थे। हिरण और घड़ियाल की खूब अस्थियाँ मिली हड़प्पाई स्थलों से, तो इससे हमें इनके खान-पान के बारे में पता चलता है, यानी ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहार भी करते थे। अब इनके वेशभूषा की बात करें, पहनते क्या थे? तो देखिए, हड़प्पा वासी थे, वो स्त्री-पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। स्त्रियाँ भी आभूषण पहनती थी और पुरुष भी आभूषण पहनते थे, ठीक है? और कुछ विलासिता की वस्तुएँ जो मिली, जिनमें हम फ़ायांस फ़ायांस के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे बहुमूल्य चीज़ रही फ़ायांस, जिसमें क्या होता था, एक धातु थी जिसको पकाने की एक विधि होती थी, जिसको बनाने की एक विधि होती थी, उसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। आमतौर पर इसमें क्या होता था कि अ, कुछ कलर होते थे, कलर को क्या किया जाता था, रेत में मिलाया जाता था। कलर और उसको रेत में मिलाकर उसको पकाया जाता था, फिर धातु तैयार होती थी। तो इसको हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पर कि हड़प्पा वासियों के हर एक चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, धार्मिक पहलू, शैक्षणिक पहलू, उनके खान-पान और उन कैसे पता चलता है कि वो लोग विलासिता की जीवन जीते थे या नहीं। हड़प्पा का जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जाना-माना, सबसे लोकप्रिय जो शहर रहा वो क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को नियोजकों ने 2 हिस्सों में बाँटा, मैं बता चुका हूँ। कौन से 2 हिस्से थे? एक दुर्ग और दूसरा निचला। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण संरचनाएँ मिली। जो दुर्ग पे मिला वो माल गोदाम मिला। माल गोदाम पढ़ना है, जिसमें क्या होता था? अनाज को स्टोर किया जाता था, ठीक है? और जो निचले स्तर पे मिले वो जलाशय मिले। तो जलाशय यहाँ पे खूब मिले, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जाना-माना शहर, सबसे महत्वपूर्ण शहर क्यों? क्योंकि इसकी खोज हड़प्पा के तुरंत बाद हुई। तो हड़प्पा के तुरंत बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई, इसलिए हमें इसे भी पढ़ना है। और इस मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला। ठीक है इतनी बात? अब हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? सबसे अनूठी विशेषता हमें पढ़नी है, नियोजित जल निकास प्रणाली। वही बता चुके हम आपको कि जल निकास प्रणाली सबसे बढ़िया थी। बहुत ही नियोजित तरीके से जल को निकाला जाता था। नियोजित अधिवास प्रणाली, ग्रिड पद्धति। तो इस पद्धति को हमें समझना है कि ग्रिड पद्धति क्या थी? एक ऐसा पैटर्न था, एक ऐसा तरीका था, जिसमें सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वो हमें पढ़ना है कि किस तरीके से ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए वो शहर बनाते थे। मतलब ग्रिड पद्धति क्या थी उसे हमें जानना है कि सड़क और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले गली और नालियों को बनाया जाता था, फिर घर बनाए जाते थे। इसी पैटर्न को हमने ग्रिड पद्धति कहा, या इतिहासकारों ने ग्रिड पद्धति कहा। इसको हम डिटेल में चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने ये जाना कि हमें इस चैप्टर में कौन-कौन से पहलुओं को पढ़ना है और इतिहास को हमें कैसे पढ़ना है। इतिहास को हमें कालखंडों में बाँट के समझना है, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का और आधुनिक काल का। क्योंकि इसी तरीके से इतिहासकार क्या करते हैं? इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं, ताकि हम आसानी से इतिहास को समझ सकें। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें 3 किताबें मिली हैं, जिसमें हमें तीनों के बारे में पढ़ना है, तीनों कालखंडों के बारे में पढ़ना है। फिर हमें ये भी जान लिया हमने कि इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन रहा। क्या रहा ये? इंट्रोडक्शन। बाकी जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में। तो इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए। आपको आपके हर एक डाउट का मैं क्या करूँगा, आपको आंसर दूँगा। जो भी आपको डाउट है वो आप बता दीजिए। ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।